बयान 10। सुबह को कुमार ने स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तिलिस्म तोड़ने का इरादा किया और तीनों अय्यारों को साथ ले तिलिस्म में घुसे। कल की तरह तहखाने और कोठरियों में से होते हुए उसी बाग में पहुंचे। स्याह पत्थर के दालान में बैठ गए और तिलिस्म किताब खोलकर पढ़ने लगे। ये लिखा हुआ था, जब तुम तहखाने में उतर धुएं से जो उसके अंदर भरा होगा दिमाग को बचाकर तारों को काट डालोगे, तब उसके थोड़ी ही देर बाद कुल धुआं जाता रहेगा। स्याह पत्थर की बारादरी में संगमरमर के सिंहासन पर चौखुटे सुर्ख पत्थर पर कुछ लिखा हुआ तुमने देखा होगा। उसके छूने से आदमी के बदन में सनसनाहट पैदा होती है, बल्कि उसे छूने वाला थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर पड़ता है। मगर ये कुल बातें उन तारों के कटने से जाती रहेंगी, क्योंकि अंदर ही अंदर ये तहखाना उस बारादरी के नीचे तक चला गया है और उसी सिंहासन से उन तारों का लगाव है जो नीचे मसालों और दवाइयों में घुसे हुए हैं। दूसरे दिन फिर धुएं वाले तहखाने में जाना, धुआं बिल्कुल न पाओगे। मशाल जला लेना और बेखौफ जाकर देखना कि कितनी दौलत तुम्हारे वास्ते वहां रखी हुई है। सब बाहर निकाल लो और जहां मुनासिब समझो रखो। जब तक बिल्कुल दौलत तहखाने में से न निकल जाए तब तक दूसरा काम तिलिस्म में मत करो। स्याह बारादरी में संगमरमर के सिंहासन पर जो चौखूटा सुर्ख पत्थर रखा है उसको भी ले जाओ। असल में वो एक छोटा सा संदूक है जिसके भीतर बहुत सी नायाब चीजें हैं। उसकी ताली इसी तिलिस्म में तुमको मिलेगी। कुमार ने इन सब बातों को फिर से दोहरा के पढ़ा। बाद उसके उस धुएं वाले तहखाने में जाने को तैयार हुए। तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी तीनों ने मशाल बांध ली और कुमार के साथ उसी तहखाने में उतरे। अंदर उसकी कोठरी में गए जिसमें बहुत सी तारें काटी थीं। इस वक्त रोशनी में मालूम हुआ कि तारें कटी हुई इधर उधर फैल रही हैं। कोठरी खूब लंबी चौड़ी है। सैकड़ों लोहे और चांदी के बड़े बड़े संदूक चारों तरफ पड़े हैं। एक तरफ दीवार में खूंटी के साथ तालियों का एक गुच्छा भी लटक रहा है। कुमार ने उस ताली के गुच्छे को उतार लिया। मालूम हुआ कि इन्हीं संदूकों की ये तालियां हैं। एक संदूक को खोलकर देखा तो हीरे के जड़ाऊ जनाने जेवरों से भरा पाया। तुरंत बंद कर दिया और दूसरे संदूक को खोला। कीमती हीरों से जड़ी नायाब कब्जों की तलवारें और खंजर नजर आए। कुमार ने उसे भी बंद कर दिया और बहुत खुश होकर तेज सिंह से कहा, बेशक इस कोठरी में बड़ा भारी खजाना है। अब उसको यहां खोलकर देखने की कोई जरूरत नहीं। इन संदूकों को बाहर निकलवाओ, एक एक करके देखते और नौगढ़ भिजवाते जाएंगे। जहां तक हो जल्दी इन सभी को उठवाना चाहिए। तेज सिंह ने जवाब दिया, चाहे कितनी ही जल्दी की जाए, मगर 10 रोज से कम में इन संदूकों का यहां से निकलना मुश्किल है। अगर आप एक एक को देखकर नौकर भेजने लगेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे कुमार, और तिलिस्म तोड़ने का काम अटका रहेगा। इससे मेरी समझ में यह बेहतर है कि इन संदूकों को बिना देखे ज्यों का त्यों नौगढ़ भिजवा दिया जाए। जब सब कामों से छुट्टी मिलेगी तब खोलकर देख लिया जाएगा। ऐसा करने से किसी को भी मालूम ना होगा कि इसमें क्या निकला और दुश्मनों की आंख भी न पड़ेगी। न मालूम इसमें कितनी दौलत भरी हुई है जिसकी हिफाजत के लिए इतना बड़ा तिलिस्म बनाया गया। इस राय को कुमार ने पसंद किया और देवी सिंह और ज्योतिषी जी ने भी कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। चारों आदमी उस तहखाने के बाहर हुए और उसी मामूली रास्ते से खंडहर के दालान में आकर पत्थर की चट्टान से ऊपर वाले तहखाने का मुंह ढांप तिलिस्मी ताली से बंद कर खंडहर से बाहर हो अपने खेमे में चले आए। आज ये लोग बहुत जल्द तिलिस्म के बाहर हुए। अभी कुल दोपहर दिन चढ़ा था। कुमार ने तिलिस्म की और खजाने की तालियों का गुच्छा तेज सिंह के हवाले किया और कहा कि अब तुम उन संदूकों को निकलवा कर नौगढ़ भिजवाने का इंतजाम करो। बयान 11। तेज सिंह को तिलिस्म में से खजाने के संदूकों को निकलवा कर नौगढ़ भिजवाने में कई दिन लगे।
क्योंकि उसके साथ पहरे वगैरह का बहुत इंतजाम करना पड़ा था। रोज तिलिस्म में जाते और पहर दिन जब बाकी रहता तिलिस्म से बाहर निकल कर आया करते। जब तक कुल असबाब नौगढ़ रवाना नहीं किया गया तब तक तिलिस्म तोड़ने की कार्रवाई बंद रही। एक रात कुमार अपनी पलंग पर सोए हुए थे। आधी रात जा चुकी थी। कुमारी चंद्रकांता और वन कन्या की याद में अच्छी तरह नींद नहीं आ रही थी। कभी जागते कभी सो जाते। आखिर एक गहरी नींद ने अपना असर यहां तक जमाया कि सुबह क्या बल्कि 2 घड़ी दिन चढ़े तक आंख खुलने न दी। जब कुमार की आंख खुली तो अपने को उस खेमे में न पाया जिसमें सोए थे या जो तिलिस्म के पास जंगल में था, बल्कि उसकी जगह एक बहुत सजे हुए कमरे को देखा जिसकी छत में कई बेशकीमती झाड़ और शीशे लटक रहे थे। ताज्जुब में पड़ इधर उधर देखने लगे। मालूम हुआ कि ये बहुत भारी दीवान खाना है जिसमें 3 तरफ संगमरमर की दीवार और चौथी तरफ बड़े बड़े खूबसूरत दरवाजे हैं जो इस समय बंद हैं। दीवारों पर कई दीवारें लगी हुई हैं जिनमें दिन निकल आने पर भी अभी तक मोमबत्तियां जल रही हैं। ऊपर उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खूबसूरत और हसीन औरतों की तस्वीरें लटक रही थी। लंबी दीवार के बीचों बीच एक तस्वीर आदमी के कद के बराबर सोने के चौखटे में जड़ी दीवार के साथ लगी हुई थी। कुमार की निगाह तमाम तस्वीरों पर से दौड़ती हुई उस बड़ी तस्वीर पर आकर अटक गई। सोचने लगे, बल्कि धीमी आवाज में इस तरह बोलने लगे जैसे अपने बगल में बैठे हुए किसी दोस्त से कोई कहता हो, हा हा, इस तस्वीर से बढ़कर इस दीवान खाने में कोई चीज नहीं है और बेशक ये तस्वीर भी उसी की है जिसके इश्क ने मुझे तबाह कर रखा है। वाह, क्या साफ भोली सूरत दिखलाई है। कुमार झट से उठ बैठे और उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए। दीवान खाने के दरवाजे बंद थे मगर हर एक दरवाजे के ऊपर छोटे छोटे मोखे यानी सुराख बने हुए थे जिनमें शीशे की टट्टियां लगी हुई थी। उन्हीं में से सीधी रोशनी ठीक उसी लंबी चौड़ी तस्वीर पर पड़ रही थी जिसको देखने के लिए कुमार पलंग पर से उतरकर उसके पास गए थे। असल में वो तस्वीर कुमारी चंद्रकांता की थी। कुमार उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए और फिर उसी तरह बोलने लगे जैसे किसी दूसरे को जो पास ही खड़ा हो सुना रहे हो। क्या अच्छी और साफ तस्वीर बनी हुई है। इसमें ठीक उतना ही बड़ा कद है, वैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनमें काजल की लकीरें साफ मालूम हो रही हैं। वाह, गालों पर गुलाबीपन कैसा दिखलाया है। बारीक होठों में पान की सुर्खी और मुस्कुराहट साफ मालूम हो रही है। कानों में बाले, माथे में बिंदी और नाक में नथ तो हुई है मगर ये गले की गोप क्या ही अच्छी और साफ बनवाई है, जिसके बीच के चमकते हुए मानिक और अगल बगल के कुंदन की उभाड़ हंसली में तो हद दर्जे की कारीगरी खर्च की गई है। गोपी क्या, सभी गहने अच्छे लगे। गले की माला, हाथों के बाजूबंद, कंगन, छंद, पहुंची, अंगूठी जैसी सभी चीजें अच्छी बनाई। और देखो, एक बगल चपला और दूसरी तरफ चंपा क्या मजे में अपनी ठोडी पर उंगली रखे खड़ी है। हाय, चंद्रकांता कहाँ होगी। इतना कहकर एक लंबी सांस ले एकटक उस तस्वीर की तरफ देखने लगे। ऊपर की तरफ कहीं से पाजेब की छन से आवाज आई जिसे सुनते ही कुमार चौंक पड़े। ऊपर की तरफ कई छोटी छोटी खिड़कियां थीं जो सब की सब बंद थीं। यह आवाज कहां से आई? इस घर में कौन औरत है? इतनी देर तक तो कुमार अपने पूरे होश आवाज में न थे मगर अब चौंके और सोचने लगे, हैं, मैं इस जगह में कैसे आ गया? कौन उठा लाया? उसने मेरे साथ बड़ी नेकी की जो मेरी प्यारी चंद्रकांता की तस्वीर मुझे दिखला दी, मगर कहीं ऐसा ना हो कि ये बातें स्वप्न में देखता हूं। जरूर ये स्वप्न ही है। चलो फिर उसी पलंग पर सो रहे हैं। ये सोच फिर कुमार उसी पलंग पर आकर लेट गए, आंखें बंद कर ली
मगर नींद कहां से आती। इतने में फिर पाजेब की आवाज ने कुमार को चौंका दिया। अब की दफा उठते ही सीधे दरवाजे की तरफ गए और 7 दरवाजों को धक्का दिया। सब खुल गए। एक छोटा सा हरा भरा बाग दिखाई दे रहा था। दिन अनुमानित पहर भर के चढ़ चुका होगा। ये बाग बिल्कुल जंगली फूलों और लताओं से भरा हुआ था। बीच में एक छोटा सा तालाब भी दिखाई पड़ा। कुमार सीधे तालाब के पास चले गए, जो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ था। एक तरफ उसके खूबसूरत सीढ़ियां उतरने के लिए बनी हुई थी। ऊपर उन सीढ़ियों के दोनों तरफ 2 बड़े बड़े जामुन के पेड़ लगे हुए थे, जो बहुत ही घने थे। तमाम सीढ़ियों पर बल्कि कुछ जल तक उन दोनों की छाया पहुंची हुई थी और दोनों पेड़ों के नीचे छोटे छोटे संगमरमर के चबूतरे बने हुए थे। बाएं तरफ के चबूतरे पर नरम गलीचा बिछा हुआ था। बगल में एक टोंटीदार चांदी का कड़वा, उसके पास ही शहतूत के पत्तों पर बना बनाया दातून एक तरफ से चिरा हुआ था। बगल में एक छोटी सी चांदी की चौकी पर धोती, गमछा और पहनने के खूबसूरत और कीमती कपड़े भी रखे हुए थे। दाहिनी तरफ वाले संगमरमर के चबूतरे पर चांदी की एक चौकी थी, जिस पर पूजा का सामान धरा हुआ था। छोटे छोटे कई जड़ाऊ पंचपात्र, तश्तरी, कटोरियां सब साफ की हुई थीं और नरम ऊनी आसन बिछा हुआ था, जिस पर एक छोटा सा बेल भी पड़ा था। कुमार इस बात पर गौर कर रहे थे कि वे कहां आ पहुंचे। उन्हें कौन लाया, इस जगह का नाम क्या है और ये बाग और ये कमरा किसका है। इतने में ही उस पेड़ की तरफ निगाह जा पहुंची, जिसके नीचे पूजा का सब सामान सजाया हुआ था। एक कागज चिपका हुआ नजर पड़ा। उसके पास गए, देखा कि कुछ लिखा हुआ है। पढ़ा, ये लिखा था, कुंवर वीरेंद्र सिंह, ये सब सामान तुम्हारे ही वास्ते है। इसी बावड़ी में नहाओ और इन सब चीजों को बरतो, क्योंकि आज के दिन तुम हमारे मेहमान हो। कुमार और भी सोच में पड़ गए कि ये क्या, सामान तो इतना लंबा चौड़ा रखा गया है, मगर आदमी कोई नजर नहीं पड़ता। जरूर ये जगह परियों के रहने की है और वे लोग भी इसी बाग में फिरती होंगी, मगर दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा, इस बाग में पहले घूम कर देख लें कि क्या क्या है, फिर नहाना धोना होगा। आखिर इतना तो दिन चढ़ ही चुका है। अगर कहीं दरवाजा नजर पड़ा तो इस बाग के बाहर हो जाएंगे, मगर नहीं, इस बाग का मालिक कौन है और वो मुझे यहाँ क्यों लाया। जब तक इसका हाल मालूम ना हो, इस बाग से कैसे जाने को जी चाहेगा। यही सब सोचकर कुमार उस बाग में घूमने लगे। जिस कमरे में नींद से कुमार की आंख खुली थी, वो बाग के पश्चिम की तरफ था। पूरब की तरफ कोई इमारत न थी, क्योंकि निकलता हुआ सूरज पहले ही से दिखाई पड़ा था, जो इस वक्त नेज़े बराबर ऊंचा आ चुका होगा। घूमते हुए बाग के उत्तर तरफ एक और कमरा नजर पड़ा, जो पूरब तरफ वाले कमरे से सटा हुआ था। कुमार ने चाहा कि उस कमरे की भी सैर करें, मगर हो न सका, क्योंकि उसके सारे दरवाजे बंद थे। अस्तु आगे बढ़े और जंगली फूलों और बेलों और खूबसूरत क्यारियों को देखते हुए बाग के दक्षिण तरफ पहुंचे। एक छोटी सी कोठरी नजर पड़ी, जिसकी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। पढ़ने से मालूम हुआ कि पाखाना है। उसी जगह लकड़ी की चौकी पर पानी से भरा हुआ एक लोटा भी रखा था। दिन 1.5 पहर से ज्यादा चढ़ चुका होगा। कुमार की तबीयत घबराई हुई थी। आखिर सोच विचार कर चौकी पर से लोटा उठा लिया और पाखाने गए। बाद इसके बावड़ी में हाथ मुंह धोए, सीढ़ियों के ऊपर जामुन के पेड़ तले चौकी पर बैठकर दातुन किया। बावली में स्नान करके उन्हीं कपड़ों को पहना जो उनके लिए संगमरमर के चबूतरे पर रखे हुए थे। दूसरे पर बैठकर संध्या पूजा की। जब इन कामों से छुट्टी पा चुके तो फिर उसी कमरे की तरफ आए, जिसमें सोते से आंख खुली थी और कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी, मगर उस कमरे के कुल किवाड़ बंद पाए। खोलने की कोशिश की, मगर खुल न सके। बाहर दालान में खूब कड़ी धूप फैली हुई थी। धूप के मारे तबीयत घबरा उठी। यही जी चाहता था कि कहीं ठंडी जगह मिले तो आराम किया जाए। आखिर इस जगह से हट कुमार घूमते हुए उस दूसरी तरफ वाले कमरे को देखने चले, जिसमें किवाड़ पहर भर पहले बंद पाए थे, अब वे खुले दिखाई पड़े। अंदर गए।
भीतर से ये कमरा बहुत साफ संगमरमर का फर्श था। मालूम होता था कि अभी कोई इसे धोकर साफ कर गया है। बीच में एक कश्मीरी गलीचा बिछा हुआ था। आगे उसके कई तरह के भोजन की चीजें चांदी और सोने के बर्तनों में सजाई हुई रखी थी। आसन पर एक खत पड़ा था जिसे कुमार ने उठा लिया। ये लिखा हुआ था, किसी तरह घबराएं नहीं, ये मकान आपके एक दोस्त का है जहां हर तरह से आपकी खातिर की जाएगी। इस वक्त आप भोजन करके बगल की कोठरी में जहां आपके लिए पलंग बिछा है कुछ देर आराम करें। इसे पढ़कर कुमार जी में सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। भूख बड़े जोर की लगी है, पर बिना मालिक के इन चीजों को खाने का जी नहीं चाहता, और कुछ पता भी नहीं लगता कि इस मकान का मालिक कौन है जो चिप चिप कर हमारी खातिरदारी की चीजें तैयार कर रहा है। पर मालूम नहीं होता कि कौन किधर से आता है, कहाँ खाना बनता है। मालिक मकान या उसके नौकर चाकर किस जगह पर रहते हैं या किस राह से आते जाते हैं। उन लोगों को जब इसी जगह छिपे रहना मंजूर था तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। उसी आसन पर बैठे हुए बड़ी देर तक कुमार तरह तरह की बातें सोचते रहे, यहाँ तक कि भूख ने उन्हें बेताब कर दिया। आखिर कब तक भूखे रहते। लाचार भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फिर कुछ सोचकर रुक गए और हाथ खींच लिया। भोजन करने के लिए तैयार होकर फिर कुमार के रुक जाने से बड़े जोर के साथ हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर कुमार और भी हैरान हुए। इधर उधर देखने लगे, मगर कुछ पता न लगा। ऊपर की तरफ कई खिड़कियां दिखाई पड़ी, मगर कोई आदमी नजर नहीं आया। कुमार ऊपर वाली खिड़कियों की तरफ देख ही रहे थे कि एक आवाज आई, आप भोजन करने में देर न कीजिए, कोई खतरे की जगह नहीं है। भूख के मारे कुमार विकल हो रहे थे। लाचार होकर खाने लगे। सब चीजें एक से एक स्वादिष्ट बनी हुई थी। अच्छी तरह से भोजन करने के बाद कुमार उठे। एक तरफ हाथ धोने के लिए लोटे में जल रखा हुआ था। अपने हाथ से लोटा उठा, हाथ धोए और उस बगल वाली कोठरी की तरफ चले। जैसा कि पुर्जे में लिखा हुआ था उसी के मुताबिक सोने के लिए उस कोठरी में निहायत खूबसूरत पलंग बिछा हुआ पाया। मसहरी पर लेटकर तरह तरह की बातें सोचने लगे। इस मकान का मालिक कौन है और मुलाकात न करने में उसने क्या फायदा सोचा है। यहाँ कब तक पड़े रहना होगा, वहाँ लश्कर वालों की हमारी खोज में क्या दशा होगी, इत्यादि बातों को सोचते सोचते कुमार को नींद आ गई और बेखबर सो गए। 2 घंटे रात बीते तक कुमार सोए रहे। इसके बाद बीन की और उसके साथ ही किसी के गाने की आवाज कानों में पड़ी। झट आंखें खोल इधर उधर देखने लगे। मालूम हुआ कि ये वो कमरा नहीं है जिसमें भोजन करके सोए थे, बल्कि इस वक्त अपने को एक बहुत निहायत खूबसूरत सजी हुई बारादरी में पाया, जिसके बाहर से बीन और गाने की आवाज आ रही थी। कुमार पलंग पर से उठे और बाहर देखने लगे। रात बिल्कुल अंधेरी थी, मगर रोशनी खूब हो रही थी, जिससे मालूम पड़ा कि ये बाग भी वो नहीं है जिसमें दिन को स्नान और भोजन किया था। इस वक्त ये नहीं मालूम होता था कि ये बाग कितना बड़ा है, क्योंकि इसके दूसरे तरफ की दीवार बिल्कुल नजर नहीं आती थी। बड़े बड़े दरख्त भी इस बाग में बहुत थे। रोशनी खूब हो रही थी। कई औरतें जो कमसिन और खूबसूरत थी टहलती और कभी कभी गाती या बजाती हुई नजर पड़ी, जिनका तमाशा दूर से खड़े होकर कुमार देखने लगे। वे आपस में हंसती और ठिठोली करती हुई एक रविश से दूसरी रविश और दूसरी से तीसरी पर घूम रही थी। कुमार का दिल न माना और ये धीरे धीरे उनके पास जाकर खड़े हो गए। वे सब कुमार को देखकर रुक गईं और आपस में कुछ बातें करने लगी, जिसको कुमार बिल्कुल नहीं समझ सकते थे, मगर इनके हाथ पैर हिलाने के भाव से मालूम होता था कि वे कुमार को देखकर ताज्जुब कर रही है। इतने में एक औरत आगे बढ़कर कुमार के पास आई और उनसे बोली, आप कौन हैं और बिना हुक्म इस बाग में क्यों चले आए? कुमार ने उसे नजदीक से देखा तो निहायत हसीन और चंचल पाया। जवाब दिया, मैं नहीं जानता ये बाग किसका है। अगर हो सके तो बताओ कि यहाँ का मालिक कौन है। औरत, हमने जो पूछा है पहले उसका जवाब दे लो,
फिर हमसे जो पूछोगे सो बता देंगे। मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं यहां क्यों कर आ गया। बात खूब, कैसे सीधे साधे आदमी है। बहन जरा इधर आना, देखो कैसे भोले भाले चोर इस बाग में आ गए हैं जो अपने आने का सबब भी नहीं जानते। उस औरत के आवाज देने पर सभी ने आकर कुमार को घेर लिया और पूछना शुरू किया। सच बताओ, तुम कौन हो और यहां क्यों आए? दूसरी औरत। जरा इनके कमर में तो हाथ डालो, देखो कुछ चुराया तो नहीं? तीसरी। जरूर कुछ न कुछ चुराया होगा। चौथी। अपनी सूरत इन्होंने कैसी बना रखी है, मालूम होता है कि किसी राजा के लड़के हैं। पहली। तो भला ये तो बताइए कि ये कपड़े आपने कहां से चुराए? इन सभी की बातें सुनकर कुमार बड़े हैरान हुए। जी में सोचने लगे कि अजब आफत में आप फंसे। कुछ समझ में नहीं आता। जरूर इन लोगों की बदमाशी से मैं यहां तक पहुंचा और अब यही लोग मुझे चोर बनाती हैं। यूं ही कुछ देर सोचते रहे, बाद इसके फिर बातचीत होने लगी। कुमार, मालूम होता है कि तुम ही लोगों ने मुझे यहां लाकर रखा है। एक औरत। हम लोगों को क्या गरज थी जो आपको यहां लाते, और आप ही खुश होकर हमें क्या दे देंगे जिसकी उम्मीद में हम लोग ऐसा करते। अब ये कहने से क्या होता, जरूर चोरी की नीयत से ही आप आए। कुमार, मुझको ये भी नहीं मालूम कि यहाँ आने जाने का रास्ता कौन सा है। अगर ये भी बतला दो तो मैं यहाँ से चला जाऊं। वाह, क्या बेचारे अनजान बनते हैं, यहाँ तक आए भी और रास्ता भी नहीं मालूम। बहन तुम नहीं समझती, ये चालाकी से भागना चाहते हैं। अब इनको गिरफ्तार करके ले चलना चाहिए। भला मुझे कहाँ ले चलोगी? अपने मालिक के सामने। तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? ऐसी किसकी मजाल है जो हमारे मालिक का नाम ले? क्यों, क्या तुम्हें अपने मालिक का नाम बताने में भी हर्ज है? हर्ज? नाम लेते ही जबान कट गिरेगी। तो तुम लोग अपने मालिक से बातचीत कैसे करती हो? मालिक की तस्वीर से बात करते हैं, सामना नहीं होता। अगर कोई पूछे कि तुम किसकी नौकर हो तो कैसे बताओगे? हम लोग अपने मालिक राजकुमारी की तस्वीर अपने गले में लटकाए रहती हैं, जिससे मालूम हो कि हम सभी फलाने की लौंडी हैं। अच्छा क्या यहाँ कई राजकुमारियां हैं जो लौंडियों की पहचान में गड़बड़ी हो जाने का डर है? नहीं, यहाँ सिर्फ 2 राजकुमारी है और दोनों के ही यहाँ चलन है। कोई अपने मालिक का नाम नहीं ले सकता। जब पहचान की जरूरत होती है तो गले की तस्वीर दिखा दी जाती है। भला मुझे भी वो तस्वीर दिखाओगी? हाँ हाँ, देख लो, कहकर एक ने अपने गले की छोटी सी तस्वीर जो दुकदुकी की तरह लटक रही थी निकालकर कुमार को दिखाई, जिसे देखते ही उनके होश उड़ गए। है, ये तस्वीर तो कुमारी चंद्रकांता की है। तो क्या ये सब उन्हीं की लौंडी है? नहीं नहीं, कुमारी चंद्रकांता भला यहाँ कैसे आएंगी? उनका राज्य तो विजयगढ़ है। अच्छा, पूछता हूँ कि ये मकान किस शहर में है? अच्छा, भला ये तो बताओ कि इस शहर का नाम क्या है जिसमें हम इस वक्त हैं? इस शहर का नाम चित्रनगर है, क्योंकि सभी के गले में कुमारी की तस्वीर लटकती रहती है। और इस शहर का नाम कब से पड़ा? हजारों वर्षों से यही नाम है, और इसी रंग की तस्वीर कई पुश्तों से हम लोगों के गले में है। पहले मेरी परदादी को सरकार से मिली थी, होते होते अब मेरे गले में आ गई। क्या तब से यही राजकुमारी यहाँ का राज्य करती आई है? इनका कोई माँ बाप नहीं है? अब हम लोग ये सब क्या जाने। कुछ राजकुमारी से तो मुलाकात होती नहीं जो कि मालूम हो कि यही हैं या दूसरी हैं, जवान हैं या बूढ़ी हो गई हैं। तो कचहरी कौन करता है? एक बड़ी सी तस्वीर हम लोगों के मालिक राजकुमारी की है, उसी के सामने दरबार लगता है। जो कुछ हुक्म होता है उसी तस्वीर से आवाज आती है। तुम लोगों की बातों ने मुझे पागल बना दिया है। ऐसी बातें करती हो जो कभी मुमकिन ही नहीं, अक्ल में नहीं आ सकती। अच्छा, मुझे उस दरबार में ले जा सकती हो? इसमें कहने की कौन सी बात है? आखिर आपको गिरफ्तार करके उसी दरबार में तो ले चलना है। आप खुद ही देख लीजिएगा। जब तुम लोगों का मालिक कोई भी नहीं, या अगर है तो एक तस्वीर, तब हमने उसका क्या बिगाड़ा? हमें बांध के क्यों ले चलोगी?
हमारी राजकुमारी सभी की नजरों से छिपकर अपने राज्य भर में घूमा करती हैं और अपने मकान और बगीचों की सैर किया करती हैं, मगर किसी की निगाह उन पर नहीं पड़ती। हम लोग रोज बाग और कमरों की सफाई करती हैं और रोज ही कमरों का सामान, फर्श, पलंग के बिछौने वगैरह ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी के मसरफ में आए हों, यानी इस्तेमाल में आए हों। वो रौंदे जाते हैं और मैले भी हो जाते हैं। इससे मालूम होता है कि हमारी राजकुमारी सभी की नज़रों से छिपकर घूमा करती हैं, जिनकी हजारों बरस की उम्र है और इसी तरह हमेशा जीती रहेंगी। दूसरी औरत: बहन, तुम कब तक इनकी बातों का जवाब देती रहोगी? ये तो इसी तरह जान बचाना चाहते हैं। पहली: नहीं नहीं, ये जरूर किसी रईस राजा के लड़के हैं। इनकी बातों का जवाब देना मुनासिब है और इनको इज्जत के साथ कैद करके दरबार में ले चलना चाहिए। तीसरी: भला इनका और इनके माँ बाप का नाम धाम भी तो पूछ लो कि इसी तरह राजा का लड़का समझ लोगी। क्यों जी, आप किसके लड़के हैं और आपका नाम क्या है? मैं नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह का लड़का वीरेंद्र सिंह हूं। इनका नाम सुनते ही वे सब खुश होकर आपस में कहने लगी, वाह, इनको तो जरूर पकड़ के ले चलना चाहिए, बहुत कुछ इनाम मिलेगा, क्योंकि इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की तरफ से मुनादी की गई थी। इन्होंने बड़ा भारी नुकसान किया है, सरकारी तिलिस्म तोड़ डाला और खजाना लूट कर घर ले गए। अब इनसे बात न करनी चाहिए, जल्दी इनके हाथ पैर बांधो और इसी वक्त सरकार के पास ले चलो। आधी रात नहीं गई है अभी, दरबार होता होगा, देर हो जाएगी तो कल दिन भर इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सरकार का दरबार रात को ही होता है। इन सभी की ये बातें सुनकर कुमार की अकल चकरा गई। कभी ताज्जुब, कभी सोच, कभी घबराहट से इनकी अजब हालत हो गई। आखिर उन औरतों की तरफ देखकर बोले, फसाद क्यों करती हो? हम तो आप ही तुम लोगों के साथ चलने को तैयार हैं। चलो देखें तुम्हारी राजकुमारी का दरबार कैसा है। जब आप खुद चलने को तैयार हैं तो हम लोगों को भी ज्यादा बखेड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए चलो। वे सब औरतें गिनती में 9 थीं। 4 कुमार के आगे, 4 पीछे होकर उनको लेकर रवाना हो गई और एक ये कहकर चली गई कि पहले मैं खबर करती हूँ कि फलाने डाकू को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको 7 वाली सखियां लिए आती हैं। वे सब कुमार को लिए बाग के एक कोने में गई, जहां दूसरी तरफ निकल जाने के लिए छोटा सा दरवाजा नजर पड़ा, जिसमें शीशे की सिर्फ एक सफेद हांडी चल रही थी। वे सब कुमार को लिए हुए इसी दरवाजे से घुसी। थोड़ी दूर जाकर दूसरा बाग, जो बहुत सजा था, नजर पड़ा, जिसमें हद से ज्यादा रोशनी हो रही थी और कई चौबदार हाथ में सोने चांदी के आसे लिए इधर उधर टहल रहे थे। इसके अलावा भी और बहुत से आदमी घूमते फिरते दिखाई पड़े। उन औरतों में से किसी ने कुछ बातचीत या रोक टोक न की। ये सब कुमार को लिए हुए बराबर धड़धड़ाती हुई एक बड़े भारी दीवान खाने में पहुंची, जहां की सजावट और कैफियत देखकर कुमार के होश जाते रहे। सबसे पहले कुमार की निगाह उस बड़ी तस्वीर के ऊपर पड़ी, जो ठीक सामने सोने के जड़ाऊ सिंहासन पर रखी हुई थी। मालूम होता था कि सिंहासन पर कुमारी चंद्रकांता सिर पर मुकुट धारे बैठी है। ऊपर छत्र लगा हुआ है और सिंहासन के दोनों तरफ 2 जिंदा शेर बैठे हुए हैं, जो कभी कभी डकारते और गुर्राते भी हैं। बाद इसके बड़े बड़े सरदार बेशकीमती पोशाकें पहने सिंहासन के सामने 2 पट्टी कतार बांधे सिर झुकाए बैठे थे। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था, सब चुप मारे बैठे थे। चंद्रकांता की तस्वीर और ऐसे दरबार को देखकर एक दफा तो कुमार पर भी रौब छा गया। चुपचाप सामने खड़े हो गए। उनके पीछे और दोनों बगल में वे सब औरतें खड़ी हो गईं, जिन्होंने कुमार को चोरों की तरह हाजिर किया था। तस्वीर के पीछे से आवाज आई, ये कौन है? उन औरतों में से एक ने जवाब दिया, ये सरकारी बाग में घूमते हुए पकड़े गए हैं और पूछने से मालूम हुआ कि इनका नाम वीरेंद्र सिंह है। विक्रमी तिलिस्म इन्होंने ही तोड़ा है। फिर आवाज आई, अगर ये सच है तो इनके बारे में बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा। इस वक्त ले जाकर हिफाजत से रखो, फिर हुक्म पाकर दरबार में हाजिर करना। उन नौंडियों ने कुमार को एक अच्छे से कमरे में ले जाकर रखा, जो हर तरह से सजा हुआ था, मगर कुमार अपने ख्याल में डूबे हुए थे। नए बाग की सैर और तस्वीर के दरबार ने उन्हें और अचंभे में डाल दिया था। गर्दन झुकाए सोच रहे थे।
पहले बाग में जो ताज्जुब की बातें दिखी उनका तो पता लगा ही नहीं। इस बाग में तो और भी बातें दिखाई देती हैं, जिनमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर और उनके दरबार का लगना और भी हैरान कर रहा है। इसी सोच विचार में गर्दन झुकाए लौंडियों के साथ चले गए। इसका कुछ भी ख्याल नहीं कि कहाँ जाते हैं, कौन लिए जाता है या कैसे सजे हुए मकान में बैठाए गए। जमीन पर फर्श बिछा हुआ और गद्दी लगी हुई थी। बड़े तकिए के सिवा और भी कई तकिए पड़े हुए थे। कुमार उस गद्दी पर बैठ गए और 2 घंटे तक सिर झुकाए ऐसा सोचते रहे कि तनो बदन की बिल्कुल खबर न रही। प्यास मालूम हुई तो इधर उधर पानी के लिए देखने लगे। एक लौंडी सामने खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, क्या हुक्म होता है? जिसके जवाब में कुमार ने हाथ के इशारे से पानी मांगा। सोने के कटोरे में पानी भर के लौंडी ने कुमार के हाथ में दिया। पीते ही एकदम उनके दिमाग तक ठंडक पहुंच गई, साथ ही आंखों में झपकी आने लगी और धीरे धीरे बिल्कुल बेहोश होकर उसी गद्दी पर लेट गए।